राम वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे मित्रों, प्रकृति के साथ चल रहे होंगे। नेचुरोपैथी के विषय में जानने की आवश्यकता है, प्रकृति से इसमें जुड़ने की आवश्यकता है। अगर आप नेचुरोपैथी के तरीके से, अगर आप हर्बल तौर तरीके से अपना इलाज करते हैं या उनको अपने जीवन में धारण करते हैं तो पहले तो बीमार नहीं होंगे, और अगर आप उससे इलाज करते हैं तो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और एकदम निरोगी बने रहेंगे। इसलिए हर्बल तौर तरीक़ों का इस्तेमाल ज़रूर करिए, मतलब प्राकृतिक चीज़ों का। पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, ये सब हमें तमाम प्रकार से ऊर्जा देते हैं और हीलिंग करते रहते हैं। हमें ज़रूरत है इनसे जुड़ने की, इनके प्रभावों को आत्मसात करने की, लोगों तक इनके प्रभावों को बताने की आवश्यकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनसे जुड़ सकें और लाभान्वित हो सकें। तो आज आप जो है हम आपको अपने इस सेंटर के बारे में जो है, जहां नेचुरल ट्रीटमेंट और उस पे शोध का कार्य होता है, प्रोग्राम तक हर्बल आयुर्वेदा हमारा जो अपना नेचुरोपैथी शोध संस्थान है, वहाँ मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आप कुछ भोजन के महत्व के बारे में बताते हैं तो उसमें क्या है कि स्फोग बोलते हैं। स्फोग जानते हैं किसे कहते हैं? जो रेशेदार चीज़ें होती हैं ना, उसको स्फोग बोलते हैं, फुजला। इसका महत्व क्या है? फुजले के महत्व के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो फुजला कोई पोषक तत्व तो नहीं है। रेशा जो होता है, जो रेशेदार चीज़ें हम खाते हैं, ये कोई पोषक तत्व तो नहीं है हमारा, लेकिन इसका प्रभाव ऐसा है कि आप ये समझें कि जितने भी चीज़ें हम खाते पीते हैं, जो शरीर में अनावश्यक चीज़ें हैं, जो पाचन अपचन के दौरान बनती हैं, उन सब को बाहर निकालने का काम ये फुजला ही करता है। ये जो रेशा है, रेशे का ही मुख्य कार्य है। हालांकि बड़ी आंत में और छोटी आंत में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी खुराक जो है ये फुजला ही है। और फुजला अर्थात रेशा, अगर इसकी अनुपस्थिति होने लगे शरीर में तो आप समझिए कि आप भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। जैसे अपच की बीमारी तो सबसे पहले हो जाएगी, त्वचा की बीमारी हो जाएगी, न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने लगेगी, वज़न बढ़ने लगेगा, मानसिक शक्ति निर्बलता आने लगेगी, खून की कमी होने लगेगी, तमाम प्रकार के रक्त विकार उत्पन्न होने लगेंगे। मतलब बीमारियों का जो मूल है ना, वो यही है कि अगर आप रेशेदार चीज़ें नहीं खा रहे हैं तो बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आएंगे। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सभी बीमारियां धारण होंगी आपके अंदर। तो भोजन में रेशेदार चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब रेशेदार कहते किसको हैं? जो चीज़ें आप बहुत महीन पीस देंगे, जैसे आटे को बहुत महीन पीस दीजिए तो जो उसके छिलके में वो रेशे होते हैं, रफेज होते हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, उसके अंदर चिपकने की जो टेंडेंसी है, जो प्रॉपर्टी है, वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से तकलीफ़ ये आती है कि वो जा कर के हमारी आंतों में, हमारा जहाँ पे मल संचय होता है वहाँ चिपक जाता है, आंतों के बाकी भागों में चिपक जाता है। छोटी आंत, बड़ी आंत, हर जगह जा कर के उसमें ये चिपका रहता है और मल निष्कासन बराबर हो नहीं पाता। उसी की वजह से चाहे ये बवासीर है या बाकी जो बीमारियां हैं, सब बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बीमारियां, क्योंकि मलावरोध उत्पन्न होने से जो टॉक्सिन वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल नहीं पाता और ब्लड स्ट्रीम में बार बार एब्जॉर्ब होता रहता है और हमारे नाजुक अंगों तक, सारे अंगों तक पहुंचता है और उनको लगातार बीमार करता है। जैसे अभी आपके सामने कोई अपने मोटरसाइकिल का साइलेंसर कर दे और हर समय आप बैठे रहिए और वो धुआं आता रहे, तो आप देखिए आपको सांस लेने में कितनी तकलीफ़ होगी, आप एकदम परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी आंतें हैं, अगर वो बराबर ढंग से साफ़ नहीं हो पा रही हैं तो वो हमें बीमार कर ही देंगी, पहले छोटी फिर बड़ी बीमारी। तो इसको हम हल्के में ना लें, क्योंकि जब अपच की बीमारी से हम जूझने लगते हैं तो हम सोचते क्या है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ इधर उधर चूरन फंकी लेकर के काम निपटा लेंगे। ऐसा नहीं है, मूल कारणों पे जाएं। जो चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा
रेशेदार चीज़ें हैं, जैसे कच्ची चीज़ें सब रेशेदार हैं, भरी पड़ी हुई हैं रेशों से। खीरा है, ककड़ी है, लौकी है, चुकंदर है। चुकंदर बहुत कारगर पदार्थ है, या आप समझिए फल है, या जो भी कह लीजिए उसको, आप सैलड कह लीजिए। ये बहुत कारगर है। अगर आप भोजन के पहले खाएंगे तो भरपूर इसमें रफेज की मात्रा है और आपको अपच की बीमारी दूर करने में अकेले सक्षम है। बाकी खीरा, ककड़ी, लौकी, नेनुआ, तुरई सब भरे पड़े हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पका ही खाएं, कच्चे भोजन को भी करें ना आप। 60% तो फल ही खाना चाहिए भोजन में। 20% जो ये सलाद वगैरह हैं इनको, और केवल 20% पका भोजन खाना चाहिए। लेकिन हम सब उल्टा कर रहे हैं, रिजल्ट सीधा चाहते हैं, करेंगे उल्टा। ऐसा नहीं होता। प्रकृति एक सैद्धांतिक तरीके से चलती है। हमें जो छिलके वाली दालें हैं उसका उपयोग करना चाहिए, कम महीन आटा का उपयोग करना चाहिए, चोकर जिसमें हो उसका उपयोग करना चाहिए। जो मिल के ये कुटे हुए चावल हैं जिनके ऊपर की वो परत निकल गई है, जिसमें मेडिटिलिन नामक रसायन होता है जो पैंक्रियाटिक सेल को नया बनाने में सक्षम है, वो सब हट गया है। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर है उनको लीजिए। फलों में खूब फाइबर भरा पड़ा हुआ है। खास करके ये जो जोन्हरी, बजरी, जौ, मकाई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर है। 6% फाइबर है इसमें। गेहूं में तो 1.5% ही है, और महीन कर देने से तो वो तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, और डायबिटीज़ की मुख्य जननी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रेशेदार चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करें। आनंदित रहें। जय सिया राम। आप लोग भी अपने घरों को हरा भरा रख सकते हैं, बस एक प्रयास करने की ज़रूरत है। सब संभव है, करेंगे तो होगा। ये प्रकृति का सिद्धांत है। जय सिया राम, वंदे मातरम।